अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा नियर वाशिंगटन। पाकिस्तान में तो 25 मई 2024 का दिन हफ्ते का ख़त्म हुए बहुत घंटे गुजर चुके हैं। आधी रात से आगे का वक्त है, लेकिन यहाँ अमेरिका में ईस्ट कोस्ट में अभी शाम जवान है। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे मौसम है, बहुत ही वार्म। गुज़िश्ता 24 या 26 घंटों से पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर और उससे रिलेटेड जितने एक चैट बोर्ड्स हैं, उसके ऊपर एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बहस हो रही है। और वो बहस इसलिए हो रही है कि पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट, बहुत ही मशहूर शख्सियत हैं और मेरे तो बहुत बड़े मेंटोर हैं, जनाब नजम सेठी साहब ने एक शोशा छोड़ा है। बुनियादी तौर पर शोशा तो नहीं छोड़ा, उन्होंने अपना एक बड़ा सोबर एनालिसिस प्रेजेंट किया है, लेकिन लोग उसे एक शोशे के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं। और वो समझते हैं कि नजम सेठी साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर कहीं से ये वार्निंग जो है वो लोगों को दी है डराने के लिए। नजम सेठी साहब ने तो बुनियादी तौर पर यह कहा है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त इतनी बुरी तरह से फंस चुकी है उस कॉन्फ्रंटेशन में, जिसमें इंडिपेंडेंट माइंडेड जजेस जो हैं वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को रिलीफ दे रहे हैं और उनके एक्शन से इमरान खान को फ़ायदा हो रहा है। और इस कॉन्फ्रंटेशन के नतीजे में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है हेडेड बाय जनरल आसिम मुनीर, वो इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है कि वो या तो इमरजेंसी लगा देगी। नजम सेठी साहब ने यह नहीं कहा कि उनको किसी ने यह कहा है या उनकी ये खबर है, उन्होंने कहा कि उनको लगता है। वो एक एनालिसिस ऑफर कर रहे हैं जब वो अपना प्रोग्राम करते हैं। नजम सिटी ऑफिशियल उनका जो यूट्यूब चैनल है, उसमें आयशा के साथ बैठ के वो करते हैं। तो वहाँ उन्होंने कहा कि मुझे खतरा है, मुझे खदशा है, मुझे लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरजेंसी लगा देगी। फिर उन्होंने कहा कि इमरजेंसी से भी इस्टेब्लिशमेंट के मसाइल हल नहीं होंगे, बिकॉज जजेस की और हाई कोर्ट्स की जो रेजिडुअल पावर्स होती हैं, इमरजेंसी को चैलेंज करने की कुछ ना कुछ पावर्स उनके पास होती हैं। फॉर इंस्टेंस वो इमरजेंसी लगाने का जो इकदाम है उसको भी चैलेंज कर सकते हैं। इसलिए अल्टीमेटली कुछ और ही होगा। और उनका कहना और इशारा उनका ये है, उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इशारा उनका ये है कि प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर PCO लाना पड़ेगा, जिसका मतलब ये है कि मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा। और ये जो जज साहिबान है, इशारा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 7-6 वो जिन्होंने ख़त लिखा और एक मेरे ख्याल 7वें मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब, इन सब को अलग इनको बाहर निकालना पड़ेगा, इनको फोर्स करना पड़ेगा थ्रू अ प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, इनको फारिग करें। और वो प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर जो है वही उसी किस्म का वो इशारा कर रहे हैं जैसा 1977 में जनरल ज़ियाउल हक ने जब मार्शल लॉ लगाया तो उन्होंने एक PCO इंट्रोड्यूस किया और जज साहिबान को फोर्स किया कि उसको एक्सेप्ट करें, उसको एज ए कॉन्स्टिट्यूशन माना जाए, उसको आइन माना जाए पाकिस्तान का। और जिसने उसको नहीं माना उसको चलता किया, बहुत से लोग उस पर मान भी गए। इसी किस्म का एक्शन जो है वो जनरल मुशर्रफ मरहूम ने भी किया जब उन्होंने एक PCO निकाला। और उस PCO में आपको पता है बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, बहुत से जज साहिबान ने उस पर साइन किया, बहुत से लोगों ने उस पर साइन जो है वो नहीं किया। और उस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब ने भी उस PCO को उन्होंने साइन किया था उस ज़माने। तो वो कह रहे हैं कि इस तरह की एक सूरत हाल जो है वो डेवलप कर सकती है। और नजम सेठी साहब समझते हैं कि शायद इसके, उनको लगता ही है कम अज़ कम कि इससे शायद मामला जो है वो सुधर जाएंगे। नजम सेठी साहब ने जब ये कुछ कहा तो उसके बाद उसके ऊपर बड़ी बहस हुई, बड़ी तनकीद हुई, खास करके जैसे शाहीन सहभाई साहब हैं और बहुत से लोग हैं, वो नजम सेठी साहब को बहुत ज़्यादा उस पर टारगेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ बल्कि बेजा क्रिटिसिज्म भी उनको कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि नजम सेठी साहब जो हैं वो पाकिस्तान के बहुत ही इंटेलिजेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट और कमेंटेटर हैं। मैं तो ये कहूँगा कि अगर नजम सेठी इतने पोलिटिसाइज ना हो गए होते जितने वो पार्टिसन हो गए हालात की मजबूरी की वजह से, तो मेरी नज़र में तो वो पाकिस्तान के जॉन मर्शाइमर की तरह बहुत ही गिफ्टेड, इज़ अ वेरी 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 इंटेलिजेंट मैन, और उनका एक बड़ा वर्ल्ड व्यू है, उनको बड़ी अंडरस्टैंडिंग है मामलात की। लेकिन वो उस डायरेक्शन में खैर गए नहीं, जॉन मर्शाइमर वाली डायरेक्शन में। वो चूँकि पॉलिटिकली पार्टिसन हो गए और वो पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गए, तो उनकी जो एक पॉलिटिकल पार्टिसनशिप है वो उनके एनालिसिस के अंदर इंटरफेयर भी करती है। और जहाँ उनकी इस बात में कि मार्शल लॉ इमरजेंसी या मार्शल लॉ लग सकता है, इसका ख़तरा है, इसमें बहुत वज़न है, वहाँ इसके अंदर कुछ एसेंशियल फ्लॉज भी हैं जिसे नजम सेठी साहब ने इग्नोर कर दिया। मेरा इस्तदलाल और आर्गूमेंट इस वीलॉग में ये है, इसे आखिर तक देखिएगा वरना आप इसे समझ नहीं सकेंगे, कि पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और उनका जो डुओ कॉम्बिनेशन है शरीफ ख़ानदान के साथ, नवाज शरीफ के साथ, इन्हें इमरजेंसी और मार्शल लॉ से को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो सकता। ये चीज़ इनको सूट नहीं करती। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्शल लॉ लग नहीं सकता, मैं कह रहा हूँ कि इस कॉम्बो को, इस डुओ को ये चीज़ सूट नहीं करती, जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इसकी वजह क्या है। लेकिन सबसे पहले मेरे पास बहुत से पॉइंट्स हैं, मैं थोड़ा सा उस सिनारियो को देख लूँ, जजेस की कॉन्फ्रंटेशन का जो सिनारियो है जिसकी वजह से नजम सेठी साहब कहते हैं कि इमरजेंसी या मार्शल लॉ की ज़रूरत है, कि ये कॉन्फ्रंटेशन है क्या। नजम सेठी साहब कहते हैं कि 3 इस वक्त पावर्स हैं। एक पावर इमरान खान और तहरीक इंसाफ हैं जो डेस्परेट हैं,
वो चाहते हैं कि उनकी इस्टेब्लिशमेंट से उन्हें एक डील मिले, उन्हें इस्टेब्लिशमेंट से डील जो है वो नहीं मिल रही, इसलिए वो अपना दबाव जो है बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ वो जजेस हैं जो प्रो इमरान नहीं थे, आज़ाद जजेस थे, लेकिन इंक्रीजिंगली उनके फैसले जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं और वो इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को फेवर कर रहे हैं। और तीसरी तरफ जिसको वो एक इमूवेबल ऑब्जेक्ट कहते हैं, इमूवेबल फोर्स कहते हैं, ये मूवेबल ऑब्जेक्ट कहते हैं, वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है जो इस सूरत हाल से बेइंतहा परेशान है। अब आगे चलते हैं हम। रहीम सैदी साहब का इस्तदलाल ये भी है, एक से ज़्यादा दफ़ा उन्होंने इसके ऊपर टच अपॉन किया गुज़िश्ता 24 घंटे में अपने आयशा के साथ बैठ के, और आयशा ज़ाहिर है हाँ में लाती हैं, उनका जो है उनका काम उसमें यही होता है उस डिस्कशन के अंदर कि नजम सेठी साहब उनको क्वेश्चन देते हैं और आयशा उसमें हैरत का इजहार करती हैं, बात में लाती हैं। कभी कोई सीरियस ज़ाहिर है ये प्रोग्राम होता नहीं इस किस्म का जहाँ कुछ सीरियस कॉन्फ्रंटेशन जो है वो दूसरा शख्स कर सके। इस्टेब्लिशमेंट नजम सेठी साहब का ये कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट, लोग गलत समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ये नहीं कर सकती, कि इंटरनेशनल रिएक्शन होगा, प्रेशर होगा, बिकॉज पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका जो प्रोजेक्ट है SIFC, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, उससे तमाम इंटरनेशनल कम्युनिटी की बशमूल IMF की सपोर्ट हासिल है। बिकॉज जितनी इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो देखती है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर जौहरी ताकत है और ऐसे कंट्री को अनस्टेबल नहीं होना चाहिए, और इसके जो माशी इकनॉमिक चैलेंजेस हैं जो बहुत बुरी सूरत हाल में है, इनका हल जो है वो निकलना चाहिए। नजम सेठी साहब जो हैं वो ये खुद भी मानते हैं अपनी डिस्कशन के अंदर, मानते तो हैं, मैंने आपको कहा बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है नजम सेठी। इस वक्त जितने भी लोग पाकिस्तान में कमेंट करते हैं ज़राए ब्लॉग में, उनमें से शायद ही कोई ऐसा हो जिसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इश्यूज़ जो है वो इतनी स्वाब हो, इतनी सोफिस्टिकेटेड हो, जिसको मामला का इतना अच्छा पता हो। वो कई किताबें लिख सकते थे, वो एडिटर हैं, उन्होंने बहुत इंटेलेक्चुअल इनिशिएटिव पाकिस्तान में लिए। वैनगार्ड पब्लिकेशन, वैनगार्ड का जो उन्होंने बुक स्टोर क्रिएट किया लाहौर में माल रोड पे, जिस तरह से उन्होंने फ्राइडे टाइम्स लॉन्च किया, जिस तरह से बेसिकली वो मोटर इंजन ऑफ फोर्स थे दोनों मियाँ बीवी डेली टाइम्स के पीछे जो अखबार था लाहौर का। तो नजम सेठी साहब ये मानते हैं कि गुज़िश्ता 26 महीने में पाकिस्तान की जो इन्वेस्टमेंट है वो तारीखी एतबार से सबसे कम लेवल पे जा चुकी है। इस तरह के, यानी उस लेवल पर चली गई है जिस लेवल पे इनिशियल 1970s में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब सोशलाइजेशन का प्रोजेक्ट लॉन्च किया और नेशनलाइजेशन की उन्होंने, और नेशनलाइजेशन की वजह से जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं आ रही थी, बिकॉज वो इनकरेज भी नहीं कर रहे थे उस किस्म की इन्वेस्टमेंट को, तो उस लेवल पे उससे भी नीचे जो है वो गिर चुकी है। लेकिन वो ये कहते हैं कि इस वजह से भी है कि IMF ने बहुत पाबंदियां लगाई हैं। IMF इस वक्त सिर्फ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में इंटरेस्टेड है, इन्वेस्टमेंट में और ग्रोथ में इंटरेस्टेड नहीं है। अब चूंकि आयशा उनके साथ बैठी हैं, अगर मैं उनके साथ बैठा होता तो मैं नजम सेठी साहब से मुदबाना तौर पर, क्योंकि मैं ये प्रोग्राम उनके साथ मैंने ही सबसे पहले शुरू किया था 2009-10 में दुनिया न्यूज़ के ऊपर, तो मैं सेठी साहब को तंग करता और उनसे मैं ज़रूर पूछता कि सेठी साहब ये तो बताएं कि आप कहते हैं कि आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है इसके पास कभी भी गुज़िश्ता 77 बरस में या 50-60 बरस में कभी भी कोई इकनॉमिक विजन जेन्युइन था, कभी भी इनके पास कोई जेन्युइन फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी थी ग्रोथ की? क्योंकि मुझे तो जहाँ तक याद पड़ता है, और मैं ये सवाल पूछता नजम सेठी साहब से, ज़ाहिर है कि आयशा को अधिकार नहीं है कि वो ये सवाल पूछ सकें कि जो भी इन्वेस्टमेंट हुई या ग्रोथ हुई इकोनॉमी की मार्शल लॉज में या मिलिट्री कंट्रोल रजीम्स में 1960 की दिहाई में, जनरल अयूब के बाद, और फिर 80s में जनरल ज़िया के बाद, और मुशर्रफ दौर में जब हुई 9/11 के बाद, तो उसमें तो पाकिस्तान जो है या तो कोल्ड वॉर में एक सीरियस अलायंस का हिस्सा था, जैसे कि 1960s में पाकिस्तान अमेरिकन और वेस्टर्न अलायंस का हिस्सा था, सोवियत यूनियन के खिलाफ कोल्ड वॉर का हिस्सा था, और उस वक्त जो है इन्वेस्टमेंट हुई है बहुत मेहरबानी थी मगरब की। 80s में हम एक्टिव जंग लड़ रहे थे अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ, और 9/11 के बाद हम एक बार फिर अफगानिस्तान में जंग लड़ रहे थे, फैसिलिटेट कर रहे थे, जिसके नतीजे में कोई हमारा अपना इकोनॉमिक विजन तो था नहीं। सिर्फ ये था कि पर्स और तिजोरियों के मुंह जो है हमारे लिए खोल दिए गए, चूँकि हमारे पे पैसा आ रहा था, इन्वेस्टमेंट की शक्ल में आ रहा था, खर्चा हो रहा था, हमारी लिक्विडिटी में इजाफा हुआ, हमारी इकोनॉमी जो है एक्सपैंड कर दी। किसी भी स्टेज में नजम सेठी साहब को इसको एड्रेस करना चाहिए कि कभी भी पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के पास कभी कोई इंटेलिजेंट इकोनॉमिक प्लान और ग्रोथ था, और अगर नहीं था, और मैंने नहीं देखा कि उसकी कोई एविडेंस किसी ने आज तक मेंशन की हो अपार्ट फ्रॉम दी फैक्टर्स जो मैंने बताए हैं, तो फिर अगर नहीं था तो ये SIFC से जो इनको इतनी ज़्यादा उम्मीदें हैं और वो कह रहे हैं कि IMF को भी बड़ा पसंद है, इसका भी अल्टीमेटली इसका इंजाम जो है क्या होना है। चले आगे आ जाते हैं। जब वो अच्छा, अब इसमें इसको देखना बड़ा ज़रूरी है कि जो नजम सेठी साहब कहते हैं कि जुडिशरी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को कन्फ्रंट कर रही है, ये कॉन्फ्रंटेशन जो जुडिशरी इस्टेब्लिशमेंट को कर रही है, जिसके नतीजे में कहीं इमरान खान को रिलीफ मिल रही है, कई और इश्यूज़ में इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को अदालतों में बुलाया जा रहा है, आखिर ये कॉन्फ्रंटेशन जो है ये है किस नेचर की? ये भी ज़ाहिर है आयशा नहीं पूछ सकती,
और नजम सेठी साहब ने बताने को इसमें बिल्कुल इसके अंदर गए नहीं, उसको बस कॉन्फ्रंटेशन कह के उन्होंने इसको फारिग कर दिया और लोग फिर उनके ऊपर हमले भी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मैं तो हमला नहीं कर रहा, मैं तो बड़ी मुदबाना सवाल जो है वो उठा रहा हूँ। ये जो हफ्ते का दिन ख़त्म हुआ पाकिस्तान में, इसमें एक पहली एग्जाम्पल मेरी देखिए, इसमें उमर अयूब जो इस वक्त सेक्रेटरी जनरल है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर ऑफ द अपोजिशन है नेशनल असम्बली में, पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने एक पिटिशन जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने दायर की है और ये पिटिशन उन्होंने दी है कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है उसे थर्सडे और फ्राइडे की दरमियानी रात में उसके बहुत बड़े हिस्से को मसमार कर दिया गया और मसमार करने के बाद उसे सील कर दिया गया। अब ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। इस वक्त पार्लियामेंट में भी अगर कोई सिंगल सियासी जमात है, बावजूद इसके कि इसकी तकरीबन 70-80 सीटें मार दी गई हैं, ये फिर भी सबसे बड़ी सियासी जमात है पाकिस्तान की पार्लियामेंट नेशनल असम्बली के अंदर और ये पाकिस्तान की मेन अपोजिशन पार्टी है और उसके दफ्तर को मसमार कर दिया गया। अब वो हाई कोर्ट में गई है जजों के सामने। अब नजम सेठी साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान के शूज़ में जाकर इस सूरत हाल को देखने की ज़रूरत है। इसमें उमर अयूब ने और तहरीक इंसाफ ने रेस्पोंडेंट बनाए हैं 3-4। एक रेस्पोंडेंट उन्होंने बनाए हैं सीडीए के चेयरमैन जो अक्सर कमिश्नर इस्लामाबाद होते हैं, एक रेस्पोंडेंट कमिश्नर इस्लामाबाद को बनाया है और एक रेस्पोंडेंट उन्होंने आईजीपी इस्लामाबाद इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को बनाया। उनको बनाना तो असल में चाहिए था रेस्पोंडेंट यहाँ पर आईएसआई के सेक्टर कमांडर को, ये डीजी आईएसआई को, वो उन्होंने नहीं बनाया बहरहाल। लेकिन इशू जो यहाँ पे उमर अयूब ने उठाया है और जो उमर अयूब ने अब लिख के अपनी पिटिशन में अदालत को कहा है, इससे पहले उन्होंने खड़े होकर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था, ये शिबली फराज ने कहा था, तो उस वक्त वो उसी बात ज़बानी किस्म की थी। अब ये बात वो इन राइटिंग अपनी पिटिशन में कह चुके हैं और पाकिस्तान के अखबारात के अंदर ये चीज़ ब्लैक एंड वाइट तरीके से छप चुकी है। वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि 2020 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सरताज नामी एक शख्स से G84 का ये प्लॉट जो है वो ख़रीदा। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की। वो ये कह रहे हैं कि हमें किसी ने ये नाजायज़ तजावज़ात का कोई नोटिस जो है हमें नहीं मिला। पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर जब शिबली फराज ने इस हवाले से वहाँ पर एक बहुत धुआंधार किस्म की बड़ी सख्त उन्होंने तकरीर की, बहुत इमोशनल तकरीर उन्होंने की, तो पाकिस्तान के जो मौजूदा लॉ मिनिस्टर हैं जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने जवाबी तौर पे कहा कि इनको बार बार नोटिस दिए गए, 2020 से नोटिस दिए हैं कि सारी कंस्ट्रक्शन गलत हुई है और लेकिन यह है कि आखिरी नोटिस तो 10 मई को इनको दिया गया। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने चैलेंज क्या है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब इसको सुनेगी तो उसके सामने चैलेंज ये होगा कि क्या ये नोटिस जो हैं ये प्रॉपरली सर्व किए गए? क्या जो लॉ मिनिस्टर कहते हैं और अगर सीडीए वाले कहते हैं कि जी हम तो इनको नोटिस दे रहे थे, हमारी बात नहीं मानते थे, तो क्या इन नोटिस के नतीजे में क्या ये नोटिस वाकई सर्व हुए? अगर ये सर्व हुए, क्योंकि ये तो पाकिस्तान के दफातर तो नोटिस को लिख के अपने पास रख लेते हैं, यहाँ तो FIR भी बना के लोगों के खिलाफ लिख लेते हैं, इनकम टैक्स के नोटिस बना के रख लेते हैं, बाद में उसको इस्तेमाल करते हैं। तो क्या ये नोटिस प्रॉपर तरीके से इस प्रॉपर्टी के ऊपर किसी जिम्मेदार शख्स को TCS के जरिए, किसी कोरियर के जरिए, रजिस्टर्ड मेल के जरिए सर्व हुए? क्या उन नोटिस में कहा गया था कि अगर आप इन तजावज़ात को ठीक नहीं करेंगे, इन इशूज़ पे हम आपकी हेयरिंग करना चाहते हैं? क्या CDA के अंदर इसके ऊपर उनको कोई राइट ऑफ अपील दिया गया? क्या CDA के अंदर तहरीक इंसाफ के जिम्मेदार शख्स ऑफिस बेयरर्स के दरमियान में और CDA की टीम के दरमियान में कोई मीटिंग हुई? क्या उसके कोई रिकॉर्ड जो है वो एग्जिस्ट करता है? क्या यहाँ पर कोई लोग आए, उसकी कोई हाजिरी लगती है? क्या उस मीटिंग और उस हेयरिंग जो हुई है CDA के पास, उसमें क्या कोई प्रोसेस हुआ? उस प्रोसेस का कोई रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है? और फिर मैं तो समझता हूँ पर्सनली तौर पे, अगर आप इसमें मुईद पीरज़ादा की लॉजिक ऐड कर दें, तो मैं तो ये समझता हूँ कि इतनी बड़ी सियासी जमात जो सबसे बड़ी अपोजिशन की जमात होगी, कोर्ट को ये डिटरमिन करना पड़ेगा कि इस सियासी जमात की नाजायज़ तजावज़ात के हवाले से जो मौजूदा हुकूमत और रजीम है और CDA है, क्या इन्होंने अखबार में कोई इश्तिहार दिया? क्या अखबार में इसके हवाले से कोई खबर लगी कि ये सियासी जमात जो लोगों को लेक्चर देती फिरती है कानून के हवाले से, इमरान खान और सब लोग, क्या इन्होंने अपना दफ्तर गैर कानूनी तौर पर बना रखा है और इनको CDA ने नोटिस दिया हुआ है? लेकिन ये तो ऐसे ही क्या स्टोरी दी न्यूज़ में छपी है? क्या डॉन में छपी है? क्या ट्रिब्यून के अंदर छपी है? क्या CDA ने इस हवाले से कोई इश्तिहार दिए? तो ये वो तमाम इशूज़ हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान को उसी तरह से देखने पड़ेंगे जिस तरह से अगर हिंदुस्तान में ऐसी कोई चीज़ हो जाए तो वहाँ अदालत को देखनी पड़ेगी। आप मगरब को तो निकाल ही दें, क्योंकि मगरब के तो स्टैंडर्ड्स पाकिस्तान जैसे बदनसीब रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका के स्टैंडर्ड तो अप्लाई नहीं करते, कनाडा के तो अप्लाई नहीं करते, लेकिन हिंदुस्तानी का स्टैंडर्ड अप्लाई कर लें तो कम से कम जुडिशरी को ये चीज़ें जो हैं, जिससे नजम साहब समझ रहे हैं कि जुडिशरी कन्फ्रंट कर रही है, उसे ये चीज़ें तो देखनी ही पड़ेंगी। अच्छा, अब नजम सेठी साहब आयशा को ये नहीं बताते और ना आयशा पूछती हैं कि जिस किस्म की चीज़ें अदालतों के सामने आ रही हैं, मैंने अभी आपको पहली एग्जांपल दी, क्या करे बेचारी अदालत, क्या करे जुडिशरी, क्या करें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान। अच्छा, दूसरी मैं एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ जहाँ जिसके नजम सेठी साहब जिस एग्जांपल को साइट करते हैं, रेफर करते हैं, और वो कहते हैं कि भाई इंटेलिजेंस ऑफिसर्स जो हैं, कहाँ दुनिया में इंटेलिजेंस ऑफिसर्स तो हर जगह
हिडन होते हैं वो कहाँ आते हैं अदालतों के सामने। और ये एग्जाम्पल है क्या, वो जाहिर है उन्होंने नाम नहीं लिया उसका, लेकिन ये तो मोहसिन अख्तर कयानी साहब जो हैं वो मजबूर हो गए बेचारे, कई हफ्तों से उनके सामने मिसिंग पर्सनस के इश्यूज़ हैं। और ये मिसिंग पर्सनस आपको पता है कि सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं। इसके कमीशन बन चुके हैं। 2011 से एक रिटायर्ड जस्टिस जो हैं, मेरा ख्याल जावेद इकबाल साहब, वो बाकायदा कमीशन को हेड करते रहे हैं। ये एक ऐसा इशू है जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खुद काजी फायज ईसा साहब ने उठाया, कई जज साहिबान इसे उठा चुके हैं। जितने इंटरनेशनली फंडेड NGO हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी जिनको सपोर्ट करती है, वही इंटरनेशनल कम्युनिटी जो SIFC को भी सपोर्ट करती है, वो सारे इंटरनेशनल NGOs जो हैं सपोर्टेड बाय अमेरिकन, यूरोपियंस एंड ब्रिटिश, वो भी तो कह रहे हैं कि यही मिसिंग पर्सनस हैं। पाकिस्तान के जो मेन अखबारात हैं, डॉन, ट्रिब्यून, उनमें भी यही कहानियाँ छपती हैं। ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो भी यही वावेला करता है। जितने भी ग्रुप्स हैं वो सारे इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर इशू फिर नया पैदा हो जाता है कि कश्मीरी शायर जो है अहमद फरहाद शाह, उसकी बीवी एक पिटिशन लेके आती है कि 14 तारीख को, और वो लिख रही है अपनी पिटिशन के अंदर ISI वाले जो हैं वो उसको उठा के ले गए उसके खामन को। वो कहती है उसे बरामद किया जाए, उसकी ज़िंदगी की इंश्योरेंस दी जाए। सारे पाकिस्तान को, जज साहब समेत सारी दुनिया को, सारे मीडिया को पता है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने इस शायर को उठाया हुआ। नजम सेठी साहब ये कहते हैं कि इंटेलिजेंस वाले जो हैं वो कब आते हैं अदालतों के सामने। बिल्कुल सही कहते हैं, CIA वाले कम ही आते हैं अदालतों के सामने। हिंदुस्तान में भी IB वाले कम ही अदालतों के सामने आते हैं, रॉ वाले भी कम ही अदालतों के सामने आते हैं। लेकिन नजम सेठी साहब और आयशा इस क्वेश्चन को एड्रेस नहीं करते और कह के आगे चल पड़ते हैं कि क्या हिंदुस्तान की IB और रॉ ने दर्जनों सैकड़ों लोगों को उठाया हुआ है मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अलावा? क्या अमेरिका में CIA जो है उसने दर्जनों सैकड़ों लोगों को उठाया हुआ है? मुझे ये कई दफ़ा लगता है, अमेरिका में मैं अब तीसरी दफ़ा रह रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की बहुत सी क्लास, जो अमीर क्लास है, जो कभी यहाँ पढ़ने आई थी 9 महीने, 10 महीने, 1 साल अमेरिका में या बरतानिया वगैरह में, और वो पार्टी करते रहे वहाँ पे, या उसके बाद वहाँ से चले गए, या साल में एक आध दफ़ा 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए आते हैं, रिश्तेदारों के पास ठहर जाते हैं, महंगे होटलों में ठहरते हैं, टूरिस्ट साइट्स के ऊपर जाते हैं, और घरों में उन्होंने किताबों की अलमारियाँ और लाइब्रेरीज रखी हुई हैं जिन्होंने पढ़ी नहीं है। अगर उनकी किताबें, वो जो मेजर मेरा ख्याल है आरिया है, क्या नाम है उनका, औरिया है, मेजर जो हैं हिंदुस्तान के, जो कहते हैं कि पाकिस्तानियों की किताबें अगर खोली जाएँ तो उसमें सफ़े भी नहीं कटे हुए होंगे। तो ज़्यादातर उन्होंने एक वर्ल्ड व्यू जो है, वो फिल्में जो होती हैं जासूसी किस्म की, उनसे, या कोई इक्का दुक्का आर्टिकल पढ़ लिया या अखबारों में कोई चीज़ छप गई, उससे उन्होंने एक वर्ल्ड व्यू जो है वो डेवलप किया। उस वर्ल्ड व्यू में उनको ऐसा लगता है कि CIA ने भी शायद सैकड़ों लोगों को उठा के रख लिया। और अगर कहीं CIA, FBI किसी को उठाती भी है तो वो एक प्रोसेस में उठाते हैं। उठाते किसको हम पहले, जिसमें उनको लगता है कि दहशतगर्दी कर रहा है, ये अमेरिका की रियासत को नुकसान पहुंचाएगा फिजिकल सेंस में, किसी और इंटेलिजेंस एजेंसी का आलाकार है, बहुत बड़ी तादाद में इलीगल हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, वेपन्स की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, किसी शहर में बम फाड़ने लगे हैं, किसी इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला करने वाले हैं, इस किस्म के लोगों को उठाया जाता है। ये नहीं कि अहमद फरहाद शाह की तरह का मासूम शायर जो है, जो कह रहा है कि उठा लो, उसको आप जो है उठा लेते हैं। तो नजम सेठी साहब इस इशू को बिल्कुल एड्रेस नहीं करते, बिकॉज अगर इस इशू को वो एड्रेस करें तो फिर वो ये समझ सकेंगे कि बेचारा मोहसिन अख्तर कयानी जो है वो क्या करे जब उसके सामने इस किस्म की सिचुएशन जो है वो डेवलप कर जाती है। अच्छा, सेठी साहब खुद भी ये मानते हैं, ये उनकी बड़ी अजमत है, ये उनकी अच्छी बात है। मतलब सेठी साहब, मैंने आपको कहा कि सेठी इज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन, तो इंटेलिजेंस उनको मजबूर करती है कि वो दरमियान में चीज़ें मान भी लेते हैं। और वो खुद ये मानते हैं आई एम सॉरी, वो खुद ये मानते हैं कि ये जजेस कोई प्रो इमरान नहीं है, ये जजेस हैं आज़ाद इंडिपेंडेंट माइंडेड जजेस हैं, लेकिन इनके एक्शंस जो हैं इस स्टेज के ऊपर वो इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को फ़ायदा जो है वो पहुंचा रहे हैं। और फिर उनके साथ ही आयशा भी लुकमा देती हैं, जी 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 बिल्कुल, हाँ हाँ ठीक। अब ये नजम सेठी साहब को एहसास है कि ये जजेस जब प्रो इमरान नहीं है, मतलब बाबर सत्तार इज़ वन ऑफ द फेरोशस, बाबर सत्तार, मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो है, ये वो लोग हैं, अरतर बिनल्ला, ये फेरोशस क्रिटिक्स हैं इमरान खान के और तहरीक इंसाफ के। ये तो इसलिए इनको खड़ा होना पड़ गया कि उनके सामने दो किस्म के चैलेंज था। एक पब्लिक का प्रेशर है जो उनके घर वालों पे उनको नजर आता है, उनको महसूस होता है सॉरी, ज़मीर का प्रेशर है, और एक हालात का तजाद है जो गुज़श्ता 2 बरस में बढ़ता बढ़ता उसने एक तूफान की शक्ल जो है इख्तियार कर ली जिसकी वजह से ये एक्चुअली यहाँ पर ये पोलन, इस वक्त मैं चूंकि बैठा हूँ इसके आगे पीछे दरख्त बहुत है, ये एक पोलन एलर्जी है जो इस वक्त हो रही है, नॉट दैट कि मुझे कोई अदरवाइज बीमारी है ये पोलन की वजह से रिएक्शन हो रहा है।
इमरान खान ने भी, अच्छा अब इसमें एक और भी बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है कि जजों की जो इस वक्त क्राइसिस है उनके सामने, नजम सेठी साहब से और जुगनू मोहसिन से ज़्यादा कौन इसको बेहतर समझ सकता है। 1997-98 में नवाज शरीफ साहब ने आईबी भेज के आधी रात के बाद बेडरूम से नजम सेठी साहब को मारते मारते, अकॉर्डिंग टू द पीपल, आईबी आगे जो लोग मुझे बताते हैं कि नजम सेठी साहब को जदूकूब करते हुए वहां से अगवा करके ले गए। और उसके बाद जुगनू मोहसिन ने पूरी दुनिया के सामने एक बड़ी बोल्डली एंड बड़ी इंटेलिजेंटली उनको छुड़ाने की कैंपेन भी रन की। उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ा। अल्टीमेटली जनरल मुशर्रफ ने, जब नवाज शरीफ ने कुछ हफ्तों के बाद उठा के नजम सेठी साहब को आईएसआई के हवाले कर दिया कि इनके ऊपर ट्रीजन का केस बनाया जाए, बिकॉज उन्होंने हिंदुस्तान में जाके कुछ बोल दिया था किसी थिंक टैंक में, तो जनरल मुशर्रफ और आईएसआई ने इनकार कर दिया। फर्क क्या था, इसको भी बहुत जरूरी है समझना, बिकॉज वो जो आईएसआई थी, वो जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी, वो शरीफ खानदान के मुकम्मल कंट्रोल में नहीं थी। उस वक्त शरीफ खानदान का इतना ज़्यादा पेनिट्रेशन नहीं थी, मतलब वो इस तरह से नहीं कंट्रोल कर पा रहे थे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को जो आज हालात हो चुके हैं। पाकिस्तान के हाई कोर्ट के जजेस के सामने, मीडिया के सामने, वीलॉगर्स जो हैं मेरी तरह के बदनसीब जो हैं, उनके सामने ये वाली भी सूरत हाल है जो हम देख रहे हैं, जैसे नजम सेठी साहब जो हैं वो आसानी से इग्नोर कर रहे हैं। अच्छा जी, इमरान खान ने भी ऐसी एक घटिया हरकत की थी जब उन्होंने एफआईए को मोहसिन बेग के घर भेजा, मोहसिन बेग को ज़दूकूब किया। मोहसिन बेग ने भी वहाँ फायरिंग शुरू कर दी एफआईए के ऊपर, वरना हालात इतने ख़राब ना होते। लेकिन नजम सेठी साहब के उठाए जाने में और मोहसिन बेग साहब के उठाए जाने में फ़र्क ये था कि नजम सेठी साहब शरीफ ख़ानदान के घर पे या उनके ऊपर होमोसेक्सुअलिटी का या उनके ऊपर बच्चेबाजी का या उनके ऊपर अपने किसी कुलीग की बहनों को के साथ सेक्स करने का इल्ज़ाम नहीं लगा रहे थे। नजम सेठी साहब को जब उठाया गया तो वो पाकिस्तान के एक इंतहाई रिस्पेक्टेड एडिटर थे, कॉलमनिस्ट थे। उनकी तमाम तर जो कमेंट्री या जुगतबाजी होती थी नवाज शरीफ के ऊपर या शरीफ खानदान की चीज़ों पे, वो पॉलिटिकल डोमेन के अंदर फॉल करती थी। तो नजम सेठी साहब का उठाया जाना और मोहसिन बेग का ज़दूकूब होना जो गलत था, जब मोहसिन बेग के पास एफआईए भेजी गई तो मैंने उस वक्त अपने टीवी प्रोग्राम्स में कहा और उसके बाद कई दफ़ा मैंने वीलॉग में कहा कि ये इमरान खान ने बड़ी गलत हरकत की थी और ये इमरान खान को नहीं करना चाहिए था। दैट्स अ ब्लैक स्पॉट। लेकिन कोई कंपैरिजन एग्जिस्ट नहीं करता जो कुछ नवाज शरीफ साहब जो करते रहे। अब आए जब इस चीज़ के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब नजम सेठी साहब ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट, वो बार बार लफ्ज़ दोहराते हैं इस्टेब्लिशमेंट, ये एक पाकिस्तानी यूफेमिज्म है। ये एक ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है जिसकी असल में कोई हकीकत नहीं है। क्या और इसको जब आप लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इस्टेब्लिशमेंट, तो आपके जहन में एक तासुर जो है, पाकिस्तानियों के दुनिया भर में इसको इस्तेमाल किया जाता है, तासुर ये इमर्ज करता है कि यहाँ पर कोई दर्जनों सैकड़ों किस्म के छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस हैं, थिंक टैंक्स हैं, यहाँ बहुत से लोग सर जोड़ के किसी चीज़ का फैसला करते हैं। अपने आप से पूछें, नजम सेठी साहब और आयशा मिलकर अपने आप से पूछें कि ये थर्सडे और फ्राइडे की दरमियानी रात में जो पीटीआई का सेंट्रल सेक्रेटेरिएट ढा दिया गया, मसमार करके सील कर दिया गया, ये क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का सोचा समझा किस्म का फैसला है? ये जो फरहाद शायर जो है, अहमद फरहाद शाह को उठा लिया है, ये क्या कोई इस्टेब्लिशमेंट का फैसला है? ये जो इसे कहते हैं शहीद अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया गया कीनिया में, ये क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने बोर्ड रूम मीटिंग करके फैसला किया? ये तो एक या दो चंद अफराद जो हैं ये फैसला कर रहे हैं और सारा का सारा जो एक रवायती इंस्टीट्यूशन है उसको उन्होंने कंट्रोल कर लिया। यहाँ कोई इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, यहाँ अफराद का इल्हाक है। लफ्ज़ इस्टेब्लिशमेंट इज़ रॉन्ग फॉर इट। और ये सेठी साहब भी और तमाम लोग जो हैं पाकिस्तान में ज़्यादती करते हैं। दिस इज़ अ वायलेंस विद द वर्ड्स टू यूज़ द वर्ड इस्टेब्लिशमेंट। अब आज क्यों नहीं इनको सूट करेगा इमरजेंसी लगाना और सब कुछ से फ़ायदा क्यों नहीं होगा? यहाँ एक बड़ा, क्योंकि उसके बाद फिर क्या होगा, क्वेश्चन ये है कि आप मार्शल लॉ लगा देते हैं तो उसके बाद क्या होगा? यहाँ पाकिस्तान के अंदर तो इस वक्त एक बड़ा फ्रेजाइल किस्म का अलायंस है नवाज शरीफ के ख़ानदान के दरमियान, नवाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर के दरमियान। ये चंद अफराद का एक अलायंस है, डुओ है उनकी ताकत का, जिसमें पावर शेयरिंग कर रहे हैं। और इसमें आप देखिए कि ये जो सिचुएशन है, ये अब तकरीबन अगर आप इसको सिर्फ नवंबर 2022 से शुरू कर लें तो भी ये कोई तकरीबन 19-20 महीने से ये सिचुएशन चल रही है। लेकिन इसको आप मार्च से शुरू करें तो इसको 26-27 महीने से एक ऐसा फेलिंग पॉलिटिकल ढांचा खड़ा किया गया है जिसको शरीफ फैमिली और पाकिस्तान के टॉप के जनरल्स जो हैं मिलके उसको चला रहे हैं। ये एक डुओ है। अगर ये डुओ मिलके इमरजेंसी लगाता है, ये मार्शल लॉ लगाता है और जजेस को फारिग कर देता है, उसके बाद क्या ये डुओ उस सूरत हाल को कंट्रोल करके कंटिन्यू कर सकेगा? क्या इस डुओ को खुद ज़ाती तौर पे इसका फ़ायदा होगा? बिकॉज यहाँ तो जितने भी फैसले किए जा रहे हैं वो ज़ाती फ़ायदे में किए जा रहे हैं, तो इससे इनको ज़ाती फ़ायदा होगा या? अच्छा, पाकिस्तान की तारीख की दो एग्जांपल्स हमें बड़ी इंस्ट्रूमेंटल हैं हमारे लिए समझने के लिए
कि इनको शायद इसका फ़ायदा नहीं हो सकेगा, इनको सोचना पड़ेगा। जब 1958 के अंदर अयूब खान को 7 अक्टूबर 1958 में इस्कंदर मिर्ज़ा ने चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटिव बना के सारी ताकतें दी, तो उसके 20 दिन के अंदर 27 अक्टूबर 1958 को अयूब खान ने 3 जनरल साहिबान जो हैं और एक मेजर साहब जो हैं वो भेजे इस्कंदर मिर्ज़ा के पास। उनको कहा कि चले उठें, अपने कपड़े तब्दील करें और पाकिस्तान से बरतानिया चले जाएं। ये एक एग्जाम्पल हो गई। 1959 में, आई थिंक 1969 अगर मैं ठीक कह रहा हूँ, तो अयूब खान ने जब याहिया को कहा कि मार्शल लॉ लगाओ और जो सिचुएशन है सड़कों पे उसे कंट्रोल करो, तो अपने लिए कंट्रोल करना चाह रहे थे, लेकिन याहिया खान ने उनको मुदवाना तौर पर बताया कि मेरा ख्याल है कि सर अब आप चलें, अब हम सूरत हाल को संभालते हैं। तो ये जो प्रेजेंट डुओ है शरीफ और जनरल आसिम मुनीर का, ये इस सिचुएशन में नहीं है कि मार्शल लॉ लगाए और उससे खुद ज़ाती तौर पे फ़ायदा भी उठा सके। अगर ये मार्शल लॉ लगाएंगे तो फिर उस मार्शल लॉ को कोई और ही चलाएगा, ये उसका फ़ायदा, ये खुद उस मार्शल लॉ की कैजुअलिटी होंगे। इसीलिए ये 10 दफ़ा सोचेंगे इमरजेंसी ये मार्शल लॉ लगाते हुए। अभी मेरा इतना ही, फिर मैं आपके कमेंट्स देखता हूँ, तब आपसे बात होती है। थैंक यू।